नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है कि कल जो है मतलब अगर बोले तो कल की जो तारीख है 21 तारीख है। तो 21 तारीख को साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तीनों सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है, वो है हमारा रासायनिक समीकरण। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है रासायनिक समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में प्रदर्शित करने का तरीका ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में जो चिन्ह का यूज किया जाता है, जो सिंबल का यूज किया जाता है, वो सिंबल, यानी उसको सिंबल के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को हम लोग लिखते हैं Mg के माध्यम से, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 के माध्यम से। तो ये जो प्रदर्शित करने का जो तरीका है, यही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल रिएक्शन कहलाता है, केमिकल रिएक्शन नहीं, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों मिल करके ये क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये हमारा हो गया, टोटल मिला करके इस पूरे लाइन को हम बोलेंगे, यानी ये जो हमारा पूरा लाइन होगा, ये पूरे लाइन को हम बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ये पूरा जो होगा ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। ठीक है, इसमें जो सिंबल यूज किया गया, ये जो सिंबल यूज किया गया और ये जो सिंबल यूज किया गया, इसको जो प्रदर्शित, ये जो सिंबल हम लिखे हैं, इसको इस रूप में लिखने का जो तरीका होता है, यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा संयोजन अभिक्रिया, जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो कहता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कोई भी दो अभिकारी पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। मतलब इस नाम से ही पता चला, संयोजन मतलब एकजुट होना, एक साथ होना। मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिला दिए, तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों जो मिल गया, मिलने के बाद क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, टोटल मिलने के बाद क्या बना रहा है, ये 2H2O, मतलब कि जल बना रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन मिला और ये हमारा ऑक्सीजन मिला, और मिलने के बाद क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जैसे कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एकजुट करना, मतलब दो लोग मिलकर के एक साथ हो गया, तो वो हो गया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील धातु, मतलब जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु है, किसी निम्न क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब क्या हो गया, कि जैसे कोई कमजोर है और कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, वो क्या करेगा, कमजोर को तोड़ करके वो अपने साथ ले लेगा, कमजोर को अपने साथ ले लेगा और अपने आप को टूट करके वो दूसरे के साथ चला जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये यहाँ पे जिंक सल्फेट जो है, जिंक सल्फेट है, और ये फेरम है, जो कि लोहा बोलते हैं। तो ये जिंक सल्फेट और ये फेरम मिल करके, दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, कि जिंक अलग हो जाता है और फेरस को अपने साथ ले लेता है। मतलब क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स में क्या होता है, कि जिसका जरूरत है वो उसको अपने साथ रख लेगा और जिसका जरूरत नहीं है उसको अलग से साइड में कर देगा। तो ये हो गया उसी प्रकार से, कि फेरस और जिंक सल्फेट मिलने के बाद जिंक को अलग कर दिया और फेरस सल्फेट बना दिया। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ भी उसी चीज को बताया गया है कि फेरस धातु की तुलना में जिंक जो है अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण फेरस सल्फेट के विलयन से Fe को प्रतिस्थापित कर देता है।
और जिंक SO4 बना लेता है, यानी कि जिंक सल्फेट बना लेता है, यानी कि फेरस को प्रतिस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेता है, मतलब इसके जगह पे खुद चला जाता है। ये फेरस जो है बहुत ही मतलब कम क्रियाशील है और जिंक जो है ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रतिस्थापित हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं घुसना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने से क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और अभी उतना टाइम है नहीं आप लोग के पास कि उतना लंबा वीडियो आप लोग देख सकें। ठीक है, तो ये एक तरह से रिवीजन टाइप है, तो रिवीजन के लिए है। लाइक उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है। दूसरा एग्जाम्पल जो है कि फेरस और कॉपर सल्फेट। तो फेरस के साथ कॉपर सल्फेट जो अभिक्रिया करता है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे बात करूँ, फेरस हो गया और प्लस CuSO4 हो जाएगा, CuSO4 हो गया तो क्या बना देगा, तो ये बना देगा FeSO4 और प्लस क्या बनाएगा, कॉपर को अलग कर देगा। तो ये हो गया हमारा, इसका F जो होगा कैपिटल होगा, यहाँ भी जो F होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो फेरस और कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके उसके बाद क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग कर देगा। ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कहता है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन मतलब कि दो जो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यदि द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है तो इसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे BaCl2 है, BaCl2 प्लस Na2SO4, ये अभिक्रिया करके Ba जो हो गया वो SO4 के साथ चला गया और Na जो हो गया वो Cl2 के साथ चला गया, यानी कि NaCl अलग हो गया और BaSO4 बन गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बन गया और इसके सफेद अपक्षेप के रूप में BaSO4 को बना दिया। तो ये हो गया द्विविस्थापन, मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना। तो अगर किसी आयनों का आदान प्रदान होता है तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी, छेपी का मतलब क्या होगा कि ऊष्मा मुक्त होना, ऊष्मा का मुक्त होना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, ऊर्जा प्लस में ऊर्जा हो गया, जिसमें कि ऊष्मा जो है ये ऊर्जा के रूप में ये अलग हो गया, लाइक ऊष्मा का मुक्ति हुआ। इसमें मीथेन और ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। ये दोनों मिलने के बाद ये जो प्लस में ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो है ये मुक्त होता है, ये जो ऊर्जा है ये मुक्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है, यानी कि बिना हीट के, बिना ऊष्मा का यह अभिक्रिया हो ही नहीं सकता। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण करना। ऊष्मा जब तक उसके पास नहीं रहेगा, हीट जब तक उसके पास नहीं रहेगा, तब तक वो अभिक्रिया होगा ही नहीं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी का ये कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का अंतर बताइए। क्वेश्चन कभी कभी ये एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो गया कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होता है और ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का जरूरत होता है, मतलब बिना हीट के कोई केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकता ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि 2PbNO3 का सफिक्स 2 ये दिया गया है और प्लस में हीट दिया गया 2PbO के साथ। तो टोटल हीट के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है, ये NO2 और O2 बना देता है 2PbO। लाइक ये PbNO3 का सफिक्स 2 है, इसके साथ हीट मिलाया गया तो इसका जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ये इसलिए 4-2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसको बैलेंस किया गया है, संतुलित किया गया है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो ये संतुलित किया गया, इसलिए 2-4 ये जो लगे हुए देख रहे हैं, ये 2-4 इसलिए लगाया गया क्योंकि इसे संतुलित किया गया है।
तो ये 2PbNO3 का सफिक्स 2 जो है इसके टूटने के बाद हीट के ऑब्जर्वेशन में, लाइक हीट जो ऑब्जर्व करता है ये, तो ऑब्जर्व करने के बाद जो रिजल्टेंट बनता है क्या बनता है, तो वह 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है और ये PbO बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है हमने कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की उपस्थिति में CaO बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। तो ये होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब कि हीट की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने पर हीट मुक्त होता है, हीट का जो है वो बाहर निकाला जाता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया ये दोनों का अंतर और ये दोनों का परिभाषा, ये दोनों का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है, मतलब जिसपे लाइक अम्ल और क्षार मिलने पर लवण और जल बनाता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सीधा सीधी है कि अम्ल एवं क्षार के मिलने से लवण एवं जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड दिया गया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, ये दोनों को मिलने के बाद सोडियम क्लोराइड बन रहा है, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है, प्लस H2O बन रहा है, यानी कि लवण और जल बन रहा है। अम्ल हो गया ये हाइड्रोक्लोराइड, ये अम्ल हो गया। उसके बाद ये NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। तो ये अम्ल और क्षार के मिलने से लवण का मतलब हो गया नमक, और जल, ये अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण हो गया मतलब कि क्या होगा कि अम्ल और क्षार मिलने पे लवण और जल बना दिया, तो उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण धातुएं वायुमंडल की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रस ऑक्साइड आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिकों की परत बना लेती है, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, जैसे लोहे पर जंग लग गया, तांबे के बर्तन पर नीले हरे धब्बे लग जाते हैं, सोने चांदी के गहने काले हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि धातुएं जो है वायुमंडल की नमी के कारण अवांछनीय यौगिकों का परत बनाता है, मतलब कि जिसे हम लोग का जरूरत ही नहीं है। जैसे लोहे पर जंग लग गया तो अवांछनीय जो जंग है वो अवांछनीय पदार्थ है ना, अवांछनीय यौगिक है ना, तो अवांछनीय यौगिकों का ये परत बना लिया, तो जिससे कि जो क्या होता है कि उसका जो सतह होता है लोहे का वो खराब हो जाता है, तो मतलब धातु का सतह खराब हो गया, तो यह जो क्रिया कहलाती है वो संक्षारण कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत का निर्माण होता है, जिसे एनोडीकरण कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है, लाभ यह होता है कि एनोडीकरण से धातु संक्षारित होने से बच जाती है। एनोडीकरण हो जाने से धातु जो है संक्षारित होने से बचती है, मतलब जो एल्यूमिनियम पे जैसे क्या होता है कि ऑक्साइड का एक मोटा परत जमता है, जैसे एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ये क्या होता है, इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मोटा परत बन जाता है, जिससे क्या होता है कि संक्षारण, मतलब कि जो एल्यूमिनियम है वो खराब होने से बचता है। ठीक है, एनोडीकरण का मतलब हो गया कि अगर किसी धातु पे अगर ये एनोडीकरण हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो धातु खराब होने से बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता किसे कहते हैं, क्या होता है ये, तो तेल या वसायुक्त पदार्थ अपचयित होकर, यानी तेल या वसायुक्त पदार्थ अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेता है। तेल या वसायुक्त पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो होता है वो अपचयित होने के बाद अपना स्वाद और गंध को बदल लेता है, तो यह जो घटना कहलाती है वो कहलाता है विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि टेस्ट और गंध दोनों का दोनों बदल जाता है, तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो प्रति ऑक्सीकारक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया विकृत गंधिता, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट को। नेक्स्ट है कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में खट्टे स्वाद के कारण होते हैं। यह जो अम्ल का जो नियम है, अम्ल का जो पहचानने का नियम है, वो क्या करता है, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
अम्ल जो है नीले को लाल करता है। वो ये चीज को ध्यान दीजिएगा कि अम्ल और क्षार में कभी कभी अंदर अंतर पूछता है तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अम्ल का परिभाषा हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। दो प्रकार का होता है अम्ल, जो कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, वे अम्ल जिसका पूर्ण आयनन होता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, और जो दुर्बल अम्ल होता है वो पूर्ण आयनन। और दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं? जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता है। ठीक है, तो पूर्ण आयनन का मतलब क्या हो गया? मतलब ये होता है कि जिससे कि पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक आयन निकलता हो, वो पूर्ण आयनन होता है। ठीक है, जैसे HCl हो गया, HCl का H पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, HNO3 हो गया, तो ये भी हो गया लाइक नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें H अलग हो गया, H में पॉजिटिव आयन और NO3 में निगेटिव आयन हो गया। ठीक है, H2SO4 में सेम थिंग हो गया, सेम चीज हो गया। तो H में हो गया जो कि पॉजिटिव आयन है, SO4 में निगेटिव आयन। दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल में जैसे टमाटर हो गया, टमाटर में ऑक्सेलिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो हमारा है ये सारा का सारा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारा, कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है, तो अम्ल का आयनन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण धनायनों व ऋणायनों का निर्माण होता है। धनायन और ऋणायन का निर्माण होने के बाद ही जो है वो प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे कि और अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अपना अम्लीय व्यवहार कैसे प्रदर्शित करता है? तो वो जल की अनुपस्थिति में करता है। ठीक है, तो अम्ल का आयनन होता है। अम्ल का आयनन कब होता है? जल की अनुपस्थिति में। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षार। क्षार का डेफिनेशन क्या होता है? क्षार को कैसे पहचानेंगे? पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि अम्ल खट्टा होता है, तो क्षार क्या होता है? कड़वा होता है और कसैला होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो कि अम्ल जो है नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। ठीक है, जैसे हम लोग आपको बता रहे थे कि अम्ल है तो अम्ल के लास्ट में ल है लिखा हुआ, यानी कि लास्ट मतलब रिजल्टेंट क्या होगा? वो लाल होगा, यानी नीला को लाल करेगा वो। उसी प्रकार से ये क्षार जो है वो लाल को नीला करेगा। जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, छूने पर फिसलन होता है, और पानी में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसका पहचानने का तरीका हो गया, कैसे पहचानेंगे और क्या इसका पहचान होता है, इसका आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये क्षार के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं इसके प्रबल और दुर्बल क्षार के बारे में। प्रबल क्षार क्या होता है? जिसका पूर्ण आयनन होता है, जिसमें जैसे कि हम लोग अम्ल में भी पढ़े थे कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन है तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर निगेटिव आयन है, तो इसका पूर्ण आयनन होता है वो प्रबल क्षार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दुर्बल क्षार, जिसका पूर्ण आयनन नहीं होता है, दुर्बल क्षार है। जैसे कि NH4OH है, COH का सफिक्स 2 है, MgOH का सफिक्स 2 है, जिसको हम लोग मिल्क और मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, एंटा एसिड। इसका pH मान 10.5 होता है, जो कि क्षारीय होता है ये। ठीक है, तो ये क्षार का प्रकार हम लोग पढ़ लिए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। चलिए अम्ल और क्षार के बारे में अंतर देख लेते हैं एक बार कि क्या अंतर होता है इसका। ठीक है, तो ये स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो है कसैला होता है, ये हम लोग पढ़ लिए। इसका अंतर कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हम लोगों ने मैंने एक टेबल में सजा दिया है, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारा डिफिनेशन उसमें बता दिया ऊपर वाले पॉइंट में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का। ठीक है, अगर आप लोग को चाहिए इसका एक टेबल में अरेंज किया हुआ डिफरेंस चाहिए, तो अम्ल और क्षार का डिफरेंस आप देख सकते हैं। गुण क्या क्या है? तो स्वाद, लिटमस पेपर, उदासीन, किसके आधार पे क्या डिफरेंस है, तो ये यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, पीएच मान के आधार पे 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। धातु कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने के बाद अम्ल जो है वो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, लेकिन क्षार जो है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता ही नहीं, क्योंकि वो धातु कार्बोनेट खुद ही क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका अंतर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लवण। अम्ल के बारे में पढ़ लिए, क्षार के बारे में पढ़ लिए, अब लवण के बारे में पढ़ते हैं। तो लवण क्या होता है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, जैसे प्रबल लवण और द्विक लवण। प्रबल लवण में क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे इसमें भी प्रबल लवण में क्या होता है, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे NaCl है तो NaCl का Na जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और Cl जो होगा माइनस हो जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। साधारण नमक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नाम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रबल लवण का मतलब हो गया जो कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन में डिवाइड हो जाता हो, पॉजिटिव और निगेटिव आयन में। ठीक है, ये प्रबल लवण हो गया।
द्विक्लवन क्या है? पोटास एलम है, जिसको हम लोग फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का सफिक्स 3 24H2O। तो ये जो है इसका केमिकल फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है ना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो फिटकरी का जो सूत्र है वो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि फिटकरी का सूत्र क्या है। ठीक है, तो फिटकरी का सूत्र क्या है ये आप लोग ध्यान से रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? तो पीएच स्केल की खोज सर्वप्रथम सोरेनसन ने की थी। कब किया था? तो 1909 में किया था। ये पीएच स्केल होता क्या है? तो पीएच स्केल होता है रंगों के आधार पर अम्ल और क्षार का पीएच मान बताने में सहायक होता है। रंग के आधार पर, मतलब लाल हो गया, लाल से धीरे धीरे येलो चला गया, येलो से जब येलो और ग्रीन के बीच में रहता है तो वो उदासीन होता है। 7 जो है उदासीन है, और 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से ज्यादा क्षारीय होता है। ठीक है, और 7 जो है वो उदासीन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू 1/100 हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक है, तो ये इसका लाइक फॉर्मूला है पीएच स्केल, पीएच का मान ज्ञात करने के लिए, पीएच का मान निकालने के लिए। तो ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता दिया एक नॉलेज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सूचक, यानी कि आइडेंटिटी। कैसे ये इसको पहचान पाएंगे कि अम्लीय माध्यम में क्या होता है, क्षारीय माध्यम में क्या होता है। तो फेनाफ्थलीन जो होता है, जैसे इसमें इसका जो डिफिनेशन क्या होता है सूचक का, कि वैसे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अम्ल भस्म और उदासीन उपस्थिति से अम्ल भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है, उसे सूचक कहते हैं। जैसे सूचक एक ऐसा लाइक पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति से अम्ल भस्म और उदासीन विलयन का पता चलता है, उसे सूचक कहते हैं। फेनाफ्थलीन जो होता है वो रंगहीन होता है अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। सूचक क्या है? मिथाइल ऑरेंज है, अम्लीय माध्यम में लाल होता है, क्षारीय माध्यम में पीला होता है। सूचक यानी ये लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में नीला को लाल करता है और क्षारीय माध्यम में लाल को नीला कर देता है। ठीक है, हल्दी, हल्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अम्लीय माध्यम में, लेकिन क्षारीय माध्यम में भूरा लाल हो जाता है, जो कि महरूम कलर उसको बोलते हैं। ठीक है, प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल, ये सब जो है ये समान रहता है अम्लीय माध्यम में, लेकिन क्षारीय माध्यम में क्या होता है? कोई गंध नहीं होता है इसका। ठीक है, ये सूचक हो गया, सूचक के बारे में हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? ये कैसे निकलता है? ये निकलता है जिप्सम से। तो जिप्सम को हम लोग जब 100 लाइक 100 + 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। इसको जब 100 + 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो ये हमारा निकलेगा CaSO4 × ½ H2O, जो कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम लाइक केमिकल रिएक्शन नेम क्या है? तो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हो गया हाफ, हाइड्रेट हो गया ये। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक नाम हो गया। इसका उपयोग क्या क्या होता है? इसका उपयोग होता है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर में, मूर्ति और खिलौना बनाने में, सांचा बनाने, मॉडल बनाने में, चौक बनाने में, घर में पुट्टी करने में, तो इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बिना कोई देरी किए हुए। नेक्स्ट पॉइंट है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। तो यह एक सफेद रंग का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। और ये बनता कैसे है? तो लाइक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्लोरीन को रिएक्शन करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कागज और कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में होता है और रोगाणुनाशक के रूप में भी होता है। ठीक है, दूसरा है कि धोबिया सोडा क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इस धोबिया सोडा का रासायनिक नाम है Na2CO3 × 10H2O, और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3। ठीक है, ये हमारा धोबिया सोडा और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, धोबिया सोडा रासायनिक और ये खाने वाला सोडा के बारे में। चलिए इसका डिफरेंस जान लेते हैं थोड़ा। इसका डिफरेंस है अणुसूत्र के आधार पे, रासायनिक नाम के आधार पे, क्रिस्टल जहाँ के अणु गर्म करने पर जल में भी लेता उपयोग। तो अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। बेकिंग सोडा का होता है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। ठीक है, बेकिंग सोडा NaCO3 होता है रासायनिक सूत्र। नाम क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट होता है धोबिया सोडा का। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्रिस्टल जहाँ के अणु होते हैं धोबिया सोडा में 10,
और बेकिंग सोडा में एक भी नहीं होता है। ठीक है, धोबिया सोडा को गर्म करने पर इसके क्रिस्टल अणु जो जल के अणु होते हैं, क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, वो निकल जाते हैं। बट बेकिंग सोडा में क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है इसको गर्म करने पे। ठीक है, तो धोबिया सोडा जो है यह जल में अति विलय है और इसका जलीय विलयन हल्का क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा यह जल में अल्प विलय होता है। उपयोग क्या है धोबिया सोडा का? धोबिया सोडा का उपयोग है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है वो प्रति अम्ल के रूप में बेकरी उद्योग में होता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया, गुण क्या क्या है और धोबिया सोडा बेकिंग सोडा का अंतर क्या है, क्या रासायनिक नाम है, क्या अनुसूत्र है, गर्म करने पर क्या होगा, जल में विलेयता क्या होता है, ये पूरा इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कहता है धातु अधातु का भौतिक गुण। धातु अधातु का भौतिक गुण आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि चमक के आधार पे, ध्वनि के आधार पे, चालकता के आधार पे, तारत्व के आधार पे, अवस्था के आधार पे, अधातु वर्धीनता के आधार पे, ये सारा भौतिक गुण हो गया। फिर इसके बाद हम लोग रासायनिक गुण भी जानेंगे। तो धातु का जो भौतिक गुण होता है, धातुओं में चमक होती है, धातु में ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, धातु में विद्युत व ऊष्मा के लिए सुचालक होता है, धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और धातु जो है सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसमें अधातु वर्धीनता होती है। ठीक है, अधातु में कोई चमक नहीं होता, इसे कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, लाइक इसको उत्पन्न नहीं की जा सकती है। यह विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है और धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अधातु जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में, और इसमें अधातु वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये हो गया भौतिक गुण। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है रासायनिक गुण। तो ये धातु जो है जल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और धातुएं अपचायक होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन मुक्त कर धनायन बनाती है, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाता है। तो ये सबका गुण दिया हुआ है, धातु दिया हुआ, अधातु दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अधातु सामान्यतः जल से अभिक्रिया करता ही नहीं है। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये ऑक्सीकारक होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। अधातु अधातु आपस में अभिक्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बना लेता है। जैसे भाई भाई मिल करके नहीं होता है कि भाई भाई मिल गया तो बहुत ज़्यादा ताकत हो गया, तो उसी प्रकार से ये होता है कि अधातु अधातु मिलने के बाद वो सहसंयोजी यौगिक बना लेता है। ठीक है, ऑक्साइड के आधार पे, अपचायक के गुण के आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, धातु अधातु की क्रिया के आधार पर, ये सब इसका जो है किसके आधार पर क्या डिफरेंस है धातु अधातु में, ये इसमें दिया गया। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए या जैसे भी है, अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो वहाँ पे जब एग्जाम में पूछता है ना तो ऑटोमेटिक याद आ जाता है कि अरे हाँ ये चीज़ हम पढ़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। आप लोग देख लीजिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा मध्यम क्रियाशील है, कौन सा सबसे कम क्रियाशील है और इसकी प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी जो जितना ज़्यादा रिएक्शन होता है, यानी जो अधिक क्रियाशील है। क्रियाशील कौन कौन है? तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ये सारा जो है बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है और ये विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्ति होती है इसकी। ठीक है, हाई मतलब रिएक्शन करने वाला ये धातु है। ठीक है, मीडियम है, मीडियम क्रियाशील जो लाइक धातु है वो कौन कौन है? जिंक है, फेरस है, लेड है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ करके सारे जो है कार्बन के उपयोग के अपचयन द्वारा प्राप्त होता है और ये मीडियम क्रियाशील है। उसके बाद हो गया कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम और औरम। औरम मतलब सोना और चांदी हो गया। ठीक है, और ये हो गया, ये सबसे कम क्रियाशील होता है क्योंकि ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होता है, जो कि सबसे कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ देता है, सबसे कम क्रियाशील धातु पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अयस्क। अयस्क क्या है? तो अयस्क वे खनिज हैं, अयस्क वे खनिज है जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा मितव्ययता यानी कम खर्च के साथ किया जा सकता है, वे अयस्क कहलाता है। जैसे हॉर्न सिल्वर, कार्नेलाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट। जैसे हेमेटाइट क्या होगा? ये लोहा का अयस्क है, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क है, सिनेवार जो है ये मरकरी का अयस्क है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग बताइएगा कि कॉपर का क्या मतलब अयस्क का नाम क्या है। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कॉपर के अयस्क का क्या नाम है।
या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे भर्जन। भर्जन क्या होता है? वायु की उपस्थिति में जो अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो भर्जन की क्रिया जो होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए की जाती है। यानी कि भर्जन की क्रिया जो है किसके लिए की जाती है? तो वह सल्फाइड अयस्कों के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निस्तापन किसे कहते हैं। तो निस्तापन, भर्जन, ये सब जो है कभी कभी इसका अंतर भी पूछ देता है। ठीक है, तो निस्तापन क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन की क्रिया जो होती है वो ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए की जाती है। निस्तापन की क्रिया किसके लिए की जाती है? तो निस्तापन की क्रिया की जाती है ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए। लेकिन भर्जन की क्रिया किसके लिए की जाती है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए। तो ये आप लोग याद कीजिएगा और याद रखिएगा कि भर्जन की क्रिया सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है और निस्तापन की क्रिया ऑक्साइड अयस्कों के लिए होती है, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्कों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी, एम्फोबेनिक यानी एम्फोफेनिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। कुछ धातु जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और बहुत सारे धातु हैं जिसके ऑक्साइड अम्लीय माध्यम में क्षार की तरह तथा क्षारीय माध्यम में अम्ल की तरह व्यवहार करता है। मतलब एक होता है ना कि दोनों तरफ रहने वाला। जैसे आप लोग चुनाव होता है ना आप लोग के गांव में, उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दोनों पार्टी की तरफ से होंगे। जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से भी हैं और बीजेपी की तरफ से भी हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अम्लीय माध्यम में, अगर अम्लीय माध्यम में जा रहा है तो वो क्षार की तरह व्यवहार करता है, लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में जा रहा है तो वो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक है, अगर बीजेपी के पास जाएगा तो बोलेगा नहीं हम कांग्रेसी हैं, और अगर कांग्रेस के पास जाएगा तो बोलेगा हम बीजेपी की तरफ से हैं। ठीक है, आप देख रहे हो, मतलब एक दूसरे का अपोजिट हो गया ये। तो ये हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, ये आप लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आयनिक यौगिकों का निर्माण धनायन व ऋणायन धातु के मिलने से बनता है। जो आयनिक यौगिक होता है उसका जो निर्माण होता है वो धनायन और ऋणायन दोनों के मिलने से बनता है। इसके मध्य एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बीच में एक प्रबल वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण आयनिक यौगिकों की गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। क्यों होता है उच्च? क्योंकि जो आयनिक यौगिक होता है वो धातु और अधातु यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव के मिलने से बनता है, और इसके बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इसके बीच में जो वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसी के कारण से, मतलब उसी के कारण से आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, और देखने के बाद थोड़ा आप इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? तो दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। यानी मिश्र धातुओं के गुण जो होता है उस मिश्र धातु को बनाने वाले संघटकों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे इस्पात हो गया, इसमें क्या है, लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों पाया जाता है। तीनों को मिलाने के बाद जो बनता है वो होता है इस्पात। ठीक है,
तो इसमें क्या हो गया, 3 धातु मिल करके एक मिश्र धातु बनाया जिसका हम लोग नाम देते हैं इस्पात। उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि सोल्डर। सोल्डर किसे कहते हैं? इसमें सीसा 67% रहता है तथा टीन 33% रहता है। यह धातु दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आती है। सोल्डर जो होता है, यह धातु जो होता है वो दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आती है, ठीक है, उसे सोल्डर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? हाँ तो दोस्तों चलते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे नाइक्रोम के बारे में कि नाइक्रोम क्या होता है। तो नाइक्रोम होता है, इसमें निकेल 80-54 यानी कि 80 और 54 के रेशियो में होता है। क्रोमियम 10 से 22 के रेशियो में होता है। लोहा 4.8 to 27% तक होता है, ठीक है। ये हो गया नाइक्रोम। इसमें पूछ सकता है कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कि सोल्डर में सीसा कितने प्रतिशत होता है, तो उसी प्रकार से नाइक्रोम में निकल कितना प्रतिशत तक हो सकता है, कितना से कितना प्रतिशत के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है कि कांसा। कांसा में क्या होता है? इसमें तांबा 99 to 89% तक होता है तथा एल्यूमिनियम 1 to 11% तक होता है, ठीक है। पीतल। पीतल में क्या होता है कि इसमें तांबा 73 से 66% तक तथा जस्ता 27 से 34% तक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि कार्बन। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसका प्रतीक 6 होता है। इसका समस्थानिक क्या होता है? 6 से 12, यानी परमाणु द्रव्यमान ऊपर होता है, परमाणु संख्या नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद समस्थानिक इसका 14 भी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है। तो 6 से नीचे हो गया परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान इसका 14 भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। इसका अप्रूप क्या होता है? कार्बन का अप्रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब जो होता है कार्बन का अप्रूप है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। इसकी संयोजकता होती है 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये सब पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा ना वीडियो को, तो कम से कम ये ध्यान में आ जाएगा एग्जाम में कि हाँ ये मैंने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन के अप्रूप एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो वो अप्रूप कहलाते हैं तथा यह गुण अप्रूपता कहलाता है। तो कार्बन का अप्रूप का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हो अप्रूप कहलाते हैं तथा यह गुण अप्रूपता कहलाता है, ठीक है। कार्बन के मुख्यतः कितने अप्रूप हैं? 3 है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। कार्बन का अप्रूप का मतलब क्या होता है, कार्बन के कितने अप्रूप हैं ये आप इसमें देख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हीरा। हीरा क्या होता है? तो हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जो कार्बन का एक अप्रूप है। हीरा की संरचना में प्रत्येक कार्बन अलग अलग 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय मतलब क्या होता है कि 14 फलक इसमें होता है टोटल, ठीक है। तो टोटल 14 फलक होता है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने, 3 2 5, जैसे ऐसे करके 3 1 4, 3 1 4, 4 4 8 6 14, ऐसे कर करके टोटल 14 चतुष्फलकीय होता है, मतलब चौकोर टाइप का होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हीरा। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हीरा होता है। यह कार्बन का अप्रूप है, जो ठीक है, जो कार्बन का अलग अलग 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है हमेशा। ये हमेशा जो है, जैसे एक कार्बन है तो ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। ये होता है चतुष्फलकीय, मतलब कि चारों तरफ से घिरा रहता है, कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अप्रूप है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु आयन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। हीरा में क्या था? 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता था, लेकिन ग्रेफाइट में 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसलिए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठभुज होती है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला होता है, 3 करके जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यह कई स्तरों की बनी होती है, प्रत्येक स्तर एक दूसरे पर फिसलता रहता है, प्रत्येक स्तर एक दूसरे पर फिसलता रहता है, ठीक है। फ्लोरीन क्या है? बकमिस्टर फ्लोरीन भी बोलते हैं इसको। उसका जो फॉर्मूला होता है C6O होता है, ठीक है। ये हो गया कार्बन का अप्रूप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसका ग्रेफाइट के बारे में हम लोग पढ़ ले कि कार्बन का अप्रूप है, बहुत मुलायम होता है और यह 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट की संरचना षष्ठभुज होती है, लेकिन हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है, मतलब 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए चतुष्फलकीय हो गया। उसके बाद ग्रेफाइट की जो संरचना होती है षष्ठभुज होती है, मतलब 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है और 3 और, यानी कि 6, यानी षष्ठभुज होती है।
यह कई स्तरों की बनी होती है और यह एक दूसरे के ऊपर फिसलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। तो पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है, तो श्रृंखलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रृंखलन होता है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। यह गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यह गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देता है। यौगिक बनाने का गुण देता है, यह श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है चतुर्थ संयोजकता। चतुर्थ संयोजकता का मतलब क्या होता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं तथा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर्थ संयोजकता भी कहते हैं। चतुर्थ संयोजकता भी कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ संयोजकता क्या है, श्रृंखलन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सहसंयोजी आबंध का बनाना। सहसंयोजी आबंध का बनाना क्या होता है, तो सहसंयोजित आबंध के बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। मतलब कार्बन क्या होता है कि सहसंयोजी आबंध बनाने का गुण है इसके अंदर, जिसके कारण यह कार्बन जो है बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ऐसे करके ये पूरा का पूरा जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उसमें द्विबंध या त्रिबंध जिसमें हो गया वो असंतृप्त हो गया, और जो एकल बंध हो गया उसमें संतृप्त हो गया। ठीक है, जिसमें एकल बंध हो गया, और इसमें क्या है द्विबंध त्रिबंध रहता है। जो एक हो गया वो संतृप्त, और जो एक या एक मतलब एक से अधिक हो गया वो हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका 2 प्रकार का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। एल्कीन में क्या क्या होता है, C2H4, और एल्काइन में क्या होता है, C2H2। एल्कीन का C2H4 हो गया, C3H6 हो गया, और भी होता है बहुत सारे। एल्काइन में होता है C2H2 हो गया, C3H4 हो गया। ठीक है, तो ये असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि एल्केन एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एल्केन एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, Cn, n का मतलब n का जो भी प्रथम सदस्य का रहेगा तो प्रथम एक यहाँ पे डालेंगे n का मान, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही जितना का रहेगा ये जितना प्रथम सदस्य का रहेगा तो 1 डालेंगे, द्वितीय सदस्य का रहेगा तो 2 डालेंगे, ऐसे कर करके। जैसे प्रथम सदस्य में क्या होगा, CH4, यानी कि Cn का मान 1 अगर रखते हैं तो CH4 आता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। उसके बाद C2H6 हो गया, वैसे ही कर करके ये एल्केन का हो गया। ठीक है, CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। एल्कीन क्या होता है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे C2H4 ये एथीन हो गया। ठीक है, एथीन हो गया। जैसे एल्केन में क्या होता है, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके ये एन वाला लास्ट में एन लगा रहेगा। उसके बाद एल्कीन में क्या होता है कि इन लग जाता है, जैसे एथीन हो गया, मेथीन हो गया, तो ऐसे कर करके ये मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ऐसे करके इन लगता है लास्ट में। एक होता है एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, एल्काइन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या था कि कार्बन कार्बन के मध्य इसमें भी द्विबंध पाया जाता है, इसमें भी द्विबंध पाया जाता है, तो एल्काइन में भी क्या है, CnH2n-2 हो गया। इसमें क्या है, -2 हो गया। जैसे एसिटिलीन हो गया, मेथिलीन हो गया, मिथाइन हो गया, ऐसे कर करके आइन होगा इसमें लास्ट में। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र है मेथाइन, एल्काइन का है CnH2n-2, एल्कीन का है CnH2n, और एल्केन का है CnH2n+2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये होता है, एक होता है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब क्या हो गया, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है सजातीय श्रेणी कहलाती है। सजातीय श्रेणी 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। सजातीय प्रत्येक क्रमागत सदस्य में द्रव्यमान में 14 AMU का अंतर होता है।
ठीक है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण समान होता है। यानी सजातीय श्रेणी क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिक यानी कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है। तो सजातीय श्रेणी में का जो दो क्रमागत सदस्य होता है उसके मध्य जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है, और प्रत्येक क्रमागत सदस्यों में द्रव्यमान में जो अंतर होता है वो 14 अम्लों का होता है। ठीक है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण क्या होता है, वो समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रियाशील समूह क्या होता है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। जैसे OH समूह को हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। यह जिस यौगिक में रहता है वह यौगिक एल्कोहल वर्ग का होता है। मिथाइल एल्कोहल का मेथेनॉल, इथाइल एल्कोहल का एथेनॉल। वैसी उसी प्रकार से क्या होता है कि एल्कोहल के उदाहरण है ये, जैसे डैश COOH होता है वो कार्बोक्सिल समूह का होता है, कार्बोक्सिल समूह का क्रियाशील समूह होता है। उसी प्रकार से क्या होता है, सबका एक अलग अलग होता है। मेथेनॉल हो गया एल्कोहल, लाइक इथाइल एल्कोहल का एथेनॉल हो गया, तो ये एल्कोहल का उदाहरण है। ठीक है। चलिए, कार्बोक्सिल समूह का ये जो है COOH को कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। डैश COOH होता है, इसको हम लोग कार्बोक्सिल समूह कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है समावयवता क्या कहते हैं। समावयवता क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिकों को अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न हो। अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र तथा रासायनिक एवं भौतिक गुण क्या हो, अलग अलग हो, यानी भिन्न हो, तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। और यौगिकों के इस गुण को समावयवता कहते हैं। जैसे क्या है, C2H6O के समावयवी क्या है, एथिल अल्कोहल और मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, ये समावयवता हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एस्टरीकरण है। एस्टरीकरण क्या होता है, एस्टरीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि अल्कोहल और एक कार्बोक्सिल अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है जिससे एस्टर और पानी बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं, एस्टर और पानी बनते हैं। ठीक है। चलिए, इसका उदाहरण क्या है, एथेनॉल और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया से एथाइल एसीटेट और पानी का निर्माण होता है। एथेनॉल और एसिटिक एसिड की अभिक्रिया से एथाइल एसीटेट और पानी का निर्माण होता है। इसका सामान्य प्रतिक्रिया क्या क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ROH प्लस R इज इक्वल टू लाइक डैश COH, ये कार्बोक्सिल समूह का है, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, यानी कि आफ्टर द रिएक्शन RCOR हो जा रहा है और H2O बन जा रहा है, यानी कि जल बना दे रहा है। ठीक है। इसका नॉर्मल जो रिएक्शन है ये है। इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बनाने की लाइक इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बनने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है और हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास होता है। इस अभिक्रिया के ऑक्सीकरण एजेंट क्षारीय यानी कि KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल बनने को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है और हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास होता है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजनीकरण मतलब लाइक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु का योग हो रहा है और हाइड्रोजन परमाणु का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो ऑक्सीकरण एजेंट होता है वो क्षारीय होता है, क्षारीय या अम्लीय होगा इसका। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। साबुन और अपमार्जक, इसका अंतर पूछता है हमेशा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो साबुन का अंतर क्या होगा, अपमार्जक का अंतर क्या होगा, तो साबुन क्या होता है, साबुन लंबी श्रृंखला वाले बसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले बसा अम्लों का सोडियम लवण होता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाता। और डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट संश्लिष्ट अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन लवण होता है। सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है। ठीक है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करता है। संश्लिष्ट अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। अपमार्जक जल प्रदूषण फैलाता है। अपमार्जक क्या फैलाता है, जल प्रदूषण फैलाता है।
तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये ध्यान में आ जाए। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिसेल का बनना। मिसेल कैसे बनता है? तो जब साबुन या डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है तो उनके अणु एकत्र होकर के एक संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया कि मिसेल कैसे बनता है? जब साबुन या डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं, यानी साबुन हो गया या डिटर्जेंट पाउडर हो गया, उसको पानी में मिलाते हैं तो उसके अणु एकत्र होकर के एक संरचना बनाता है, जैसे एक झाग जिसको बोलते हैं ना, तो झाग को ही हम लोग इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं मिसेल। यह प्रक्रिया तब होती है जब साबुन के अणु की हाइड्रोफोबिक पूंछ, यानी कि क्या होता है कि पानी से बचने वाली जो हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है, गंदगी या तेल के कणों को घेर लेती है, और हाइड्रोफिलिक यानी पानी से प्रेम करने वाला जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक सिरा जो होता है वो पानी के साथ संपर्क में रहता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्या हो गया? जो साबुन जैसे हो गया, झाग जो हो गया, तो झाग क्या होता है? जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है वो पानी से बचने वाला रहता है, और नीचे वाला जो पानी के साथ चिपका हुआ रहता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो चिपका हुआ रहता है पानी के साथ झाग, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो झाग के ऊपर झाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। फोबिक मतलब क्या होगा? डरने वाला, यानी पानी से बचने वाला। ठीक है, इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे कि मिसेल का बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साबुन या डिटर्जेंट के अणु पानी में घुलकर गंदगी या तेल को घेर लेते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा ये हो गया इसका संक्षेप में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। केमिस्ट्री में मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका पहला पॉइंट है, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। उसने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया था। आवश्यकता अनुसार भविष्य के तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़ दिया था। उसने तत्वों के ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के अनुसूत्रों को आधार मानकर वर्गीकरण किया था। इसका आवर्त कितना होता है? 6 होता है, और समूह 8 होता है। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी में आवर्त कितना होता है? 6 होता है, और समूह 8 होता है। तो 8 समूह में उसने बांटा था और अलग अलग गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखने का प्रयास किया था। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार भविष्य में तत्वों के जो अगर खोज होगा एलिमेंट का, तो उसके लिए खाली स्थान भी छोड़ दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ विसंगतियां क्या दोष है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियां क्या है? तो पहला, मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित नहीं है। इसमें समस्थानिकों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। अक्रिय गैसों का कोई खाली जगह प्राप्त नहीं है। उच्च परमाणु भार वाले तत्व जैसे टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 को आयोडीन का परमाणु भार 126.9 से पहले स्थान दे दिया गया। जाहिर सी बात है, जब अगर आप सजा रहे हो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो जो भी आप उसको फॉलो करोगे ना, तो जो परमाणु भार 127.6 है तो उसको आपने आयोडीन से पहले दे दिया, यानी 126.9 पहले आएगा या 127.6 आएगा पहले। तो ये कुछ विसंगतियां हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की। उसके बाद है दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण उनके परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है, अर्थात तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, जबकि 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह या वर्ग कहा जाता है। ठीक है, टोटल 18 ब्लॉक हो गया। ठीक है, जिसके हम लोग समूह या ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो एसपीडीएफ करके एक हम लोग एलिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, 7वां समूह, 8वां समूह, ऐसे कर करके, तो उतना लंबा नहीं चलेंगे, उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, नॉर्मली इसका छोटा छोटा पॉइंट देखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी का क्या मतलब होता है कि निष्क्रिय गैसीय तत्वों को आवर्त सारणी के शून्य समूह में रखा गया है, क्योंकि हीलियम को छोड़कर अन्य अक्रिय तत्वों के बाह्य कोष पूर्ण भरे होते हैं। अर्थात इनका जो बाह्य कोष होता है उसका अष्टक पूर्ण होता है, यानी बाह्य कोष में कितना होना चाहिए? 8 एलिमेंट, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो कि इसका पूर्ण होता है। तो इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है वो शून्य होती है, 0 होता है। इसलिए निष्क्रिय गैसों को शून्य समूह में रखा गया है। जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन, ये सब होता है। जैसे इसका क्या है? 10 है तो 2 और 8 है, 18 है तो 2 8 8 है, लास्ट में 8 होना चाहिए। 8 है, इसका मतलब है कि उसका अष्टक जो है पूर्ण है बाह्य कोष में। अगर 8 से कम है तो उस अपने 8 को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे से लेगा। ठीक है,
ये हो गया। चलिए अब दूसरा, अब फिजिक्स में चलते हैं। अब फिजिक्स क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो होता है, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बिंदु पर जो अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो जैसे एक हो गया ये आपतित किरण, ठीक है, इससे नहीं होगा, इससे बनाता हूं मैं। जैसे एक हो गया ये आपतित किरण, ठीक है, और ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक है, और एक हो गया हमारा आपतित बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु कौन सा है? ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे जो आपतन बिंदु पर अभिलंब होगा, ये तीनों क्या होगा? ये एक ही समतल पे होगा। ये तीनों जो क्या होगा, वो एक ही समतल पे होगा, ठीक है। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का ये जो कोण का मान होगा और ये जो कोण का मान होगा, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जितना, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, सदैव बराबर होगा। तो ये प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो गुण क्या होता है? किरणों का मिलना। यानी वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर, वह सदैव उल्टा प्राप्त होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह सदैव सीधा प्राप्त होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। उसके बाद है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल दर्पण का जो परावर्तक समूह होता है वो धंसा हुआ होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है वो उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है काल्पनिक होता है, और अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है सदैव काल्पनिक होता है, और अवतल दर्पण का काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अवतल और उत्तल में अंतर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन की नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लिखिए। यानी इसका क्वेश्चन पूछ देता है, यदि फिक्स है कि मतलब आएगा ही आएगा, तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लिखो। इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट है बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तीसरा पॉइंट है मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, जबकि मूल बिंदु के दाईं ओर ऋणात्मक मानी जाती है, ठीक है। चौथा है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरी पॉजिटिव तथा नीचे की दूरी निगेटिव मानी जाती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? कार्तीय चिन्ह परिपाटी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होता है। जैसे अभी प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े कि सभी एक ही तल पे होता है, तो इसमें भी पहला नियम जो है सभी एक ही नियम, सभी एक ही तल पे होता है। इसमें भी वही है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल का नियम का अगर क्वेश्चन पूछ देता है, अगर क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्नेल का नियम का क्या क्या फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, ठीक है। ये स्नेल का नियम हो गया। चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है अवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस को क्या, कैसे परिभाषित करेंगे। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है या फैला देता है, ठीक है, वो अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस क्या है? जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस हो जाता है। मतलब ये क्या, अवतल क्या करता है कि पूरा छितरा देता है,
और उत्तल लेंस क्या करता है कि चित्राया हुआ जो आता है उस पे उसको एक लाइन में निकालता है। मतलब एक होता है कि बिखेरने वाला, अवतल लेंस को हम बोल सकते हैं कि बिखेरने वाला है ये, ठीक है। अवतल लेंस को क्या बोलेंगे कि ये बिखेरने वाला है, और इसको बोलेंगे समेटने वाला। यानी बिखेरने वाला मतलब कचरा फैलाने वाला ये है अवतल लेंस, और कचरा को समेटने वाला कौन है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे क्वेश्चन एक यहाँ पे दिया गया है, जैसे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी f जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। तो फोकस दूरी f बराबर कितना हो गया, -2 मीटर। लेंस की क्षमता कितना होता है, 1/f यानी कि 1/-2। तो टोटल क्या होगा, 1/-2 को अगर डायोप्टर में निकालेंगे, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो इसको हम लोग डायोप्टर में लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लेंस की क्षमता का, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पूछा कि लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है डायोप्टर, यानी कि ये जो है ये इसका एसआई मात्रक है। तो इसको हम लोग फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें, तो अवतल लेंस की क्षमता कितना आ गया, -0.5 डायोप्टर। चलो नेक्स्ट है कि दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है, तो कभी कभी आंख की संयोजन क्षमता में कमी आ जाती है, इसे दृष्टि पटल यानी रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं जाता है, जिससे दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। तो दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से 3 दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये एक चौथा है अबिंदुकता करके, इसका भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष क्या है। तो इस प्रकार के दोष में पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे, निकट मतलब निकट वाला साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला जो है वो साफ दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसलिए इसका जो होता है, इसका निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक है। चलो इसका निवारण के लिए हो गया, और इसका लाइक अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और इसका दृष्टि दोष का क्या डिफरेंस होता है, क्या डेफिनेशन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या है। इसमें क्या होता है कि निकट का साफ नहीं दिखाई देता, दूर का साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला दिखाई मतलब क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है, किंतु पास की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष में पास की वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे बन जाता है। एक होता है कि रेटिना पे पहुंचने से पहले बन गया, और एक होता है रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के बाद बन गया और रेटिना के पहले बन गया। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो दूर बिंदु को निकट लाकर केंद्रित करता है और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हो गया दूरदृष्टि दोष का संशोधन। उसके बाद है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि इस प्रकार के दोष में निकट और दूर दोनों प्रकाश का दोष होता है। मतलब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा दोनों का दोष है। इस प्रकार के दोष में न तो दूर की वस्तु ठीक से दिखाई पड़ती है, और न ही पास की वस्तु ठीक से दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दोनों प्रॉब्लम है तो एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखते नहीं कोई बूढ़ा जो हो जाते हैं उनका जो चश्मा रहता है ऊपर भी लेंस लगा रहता है, नीचे भी लेंस लगा रहता है। तो जो रहेगा ऊपर दूर वाला देखने का वैसे करके ऊपर करके देखेंगे, और जो नीचे वाला देखने का रहेगा वैसे करके नीचे करके मुंडी को नीचे करके देखेंगे, ठीक है। चलो तो जरा दृष्टि दोष हो गया। उसके बाद है अबिंदुकता। अबिंदुक अबिंदुकता बिंदुकता अबिंदुकता क्या होता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष में आंख के प्रकाश की असमर्थता के कारण रेटिना के केंद्र बिंदु वाले चित्र के स्पष्ट दृष्टि बाधित होती है, और बनाने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला प्रतीत होता है। तो यह दोष जो कॉर्निया के अगोल होने के कारण होता है। बेलनाकार लेंस इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो उपचार है बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि धुंधला दिखाई पड़ना, ये अबिंदुकता 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 अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता ये इसका दोष है जिसमें धुंधला दिखाई पड़ता है सब कुछ,
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि छोटा छोटा 1-2 नंबर या लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है, इन परतों से अवतरित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि सूरज टिमटिमा रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें इसी कारण से क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण सूर्य लाइक सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है सूर्य। ठीक है, उसके बाद इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक दृश्य है जो आकाश में विभिन्न रंगों के बैंड के रूप में दिखाई देता है। यह तब बनता है जब सूर्य की रोशनी वर्षा जल की बूंदों में प्रवेश करके परावर्तित और अवतरित होती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन रंग होते हैं, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विबग्योर। विबग्योर का मतलब आप समझते हो, विबग्योर मतलब यहाँ पे होता है VIBGOR। विबग्योर मतलब कि वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया और ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। ये जो है इसका कलर होता है। ठीक है, चलो ये इंद्रधनुष का रंग हो गया। सर्वाधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी का होता है और अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती है। इस दौरान नीली और बैंगनी किरणें वायुमंडल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णित हो जाती है, जबकि लाल और नारंगी किरणें कम प्रकीर्णित होती है। इस कारण से सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो नीला रंग का होता है। सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। तो अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। तो ये आप 3 जो ऑब्जेक्टिव है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो ये सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, एक त्रिआयामी ठोस वस्तु है जिसके दोनों सिरे एक जैसे होते हैं। किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से बनी आकृति को प्रिज्म कहते हैं, जिनके अंदर समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। इसका क्या होता है, त्रिकोणाकार त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, आयताकार 3 होता है और त्रिभुजाकार 2 होता है। ठीक है, 5 सतह टोटल होता है इसका। ठीक, उसके बाद है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यह 7 रंग होता है। कौन कौन सा रंग होता है, अभी मैंने बता दिया था, विबग्योर। ठीक है, तो प्रिज्म से टकराने के बाद जो होता है वो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। तो यही परिघटना प्रकाश का परिकीर्णन कहलाती है। उदाहरण कैसे क्या होता है, उदाहरण का मतलब हो गया कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसमें नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 10th का। उसमें पूछा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यानी सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की विशेष स्थिति में अपवर्तित कर पुनः परावर्तित हो जाती है। तो इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी सघन से विरल में जाता है और आपतन कोण की विशेष स्थिति में अवतरित होकर के पुनः परावर्तित हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की विशेष स्थिति में अपवर्तित कर पुनः परावर्तित कर देता है। तो इसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्योंकि हो सकता है कि बिहार बोर्ड में पूछ दे। नेक्स्ट है कि इस नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या है, तो एक स्वस्थ मानव नेत्र देर स्थित वस्तुओं को यानी कि एक स्वस्थ मानव नेत्र देर स्थित वस्तुओं अथवा निकट स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप से देखता है। मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। तो किसी परिपथ में
प्रवेश आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा उस दिशा में बहती है जिसके विपरीत आवेश प्रवाहित होता है। इस एक से प्रदर्शित क्या होता है, विद्युत धारा का मापन कैसे करते हैं हम लोग, एमीटर के द्वारा करते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आवेश बटा समय होता है। ठीक है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है। दो विभवों के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, यानी किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उसका विभव कहलाता है और दो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिरोध चालक का वह गुण है। प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है। जो अपने से होकर धारा प्रवाह का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रतिरोध। इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं हम लोग। कैसे डिनोट करते हैं, आर से। और इसका जो SI मात्रक होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, उसके बाद है किसी चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस किस बातों पर निर्भर करता है, तो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर और तापमान पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोध उत्पत्ति का कारण। प्रतिरोध उत्पत्ति का कारण, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसमें मुक्त ई गति करते हैं जिनकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। जिसकी जो दिशा होती है वो उच्च विभव से, हाई से लो की तरफ, लो की ओर होती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं व अणुओं से टकराती है और अपनी ऊर्जा का ह्रास करती है, जो प्रतिरोध का कारण बनती है। ठीक है, तो प्रतिरोध का कारण बनती है।